Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Professor Naveed Aslam Dogar, and today we are going to discuss an important topic of Pakistan affairs, that is Sir Syed Ahmad Khan and अलीगढ़ मूवमेंट। तो आज हम सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से एक डिटेल्ड डिस्कशन या डिटेल्ड टॉक जो है वो करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो मेरे लेक्चर देख रहे हैं सुन रहे हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपको डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप मेरे उस लेक्चर को सुन सकें। तो अभी सर सैयद अहमद खान जो है उनके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में उनकी अर्ली लाइफ के हवाले से थोड़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे डिस्कस करता हूँ। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर जो है शेख अब्दुल रहीम उनसे हासिल की। सर सैयद अहमद खान बहुत सारी जो नॉलेज की फील्ड्स हैं उनके अंदर माहिर थे, जैसे मैथमेटिक्स, पर्शियन, होली कुरान, इसी तरह मेडिसिन की फील्ड में, इसी तरह लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की फील्ड में उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा लर्न किया इन चीज़ों को। इसके बाद अगर हम देखें तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो स्टार्ट की 1839 के अंदर, और उसके बाद उनकी जो गवर्नमेंट जॉब थी वो एक सब जज की थी। पहले क्लरिकल जॉब थी, फिर प्रमोशन हुई सब जज के तौर पे, और 1840s के स्टार्ट में ही वो उनकी अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जज जो है वो हो गई। तो इस तरह उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस जो है उसका आगाज़ किया। अब सर सैयद अहमद खान जो हैं उनकी जो सर्विसेज है ना उनको हम 4 हिस्सों में 4 डायमेंशंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उनकी एजुकेशनल सर्विसेज, उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज, उनकी रिलीजियस सर्विसेज और उनकी सोशल सर्विसेज। लेकिन इन सर्विसेज को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले तो उस वक्त की जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस थे। अच्छा, 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने म्यूटनी का नाम दिया, यानी बगावत का नाम दिया। तो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिश के फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने ये उनका ये ख्याल था, उनकी ये एक परसेप्शन थी कि इस होल जो प्रोसेस हुआ है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, उसके जो सोल रिस्पॉन्सिबल हैं दैट वर मुस्लिम्स। तो लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक सख्त रवैया इख्तियार कर लिया, यानी दे सब्जेक्टेड द मुस्लिम्स विद रूथलेस पनिशमेंट एंड मर्सीलेस वेंजेंस। अब उन्होंने किया क्या, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, जो अच्छी जॉब्स थी, उनको पाबंदी लगा दी, मुसलमानों के लिए उनका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दूसरा बात यह कि जो मुसलमानों की पर्शियन लैंग्वेज थी ऑफिशियल, उसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तीसरी बात यह हुई कि मुस्लिम लॉ को ब्रिटिश लॉ के साथ रिप्लेस कर दिया गया। चौथी बात यह हुई कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी थी उसको कन्फिस्केट कर दिया गया। तो ये सारी बातें मुसलमानों के अगेंस्ट जो है वो जा रही थी, और मुसलमानों के अगेंस्ट जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा एक हार्ड स्टांस जो है वो ऑप्ट किया हुआ था। तो एट दैट टाइम इनफैक्ट जो सर सैयद अहमद खान का विजन था वो ये था कि मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक कंसिलिएशन, एक मसालियत जो है वो कायम की जाए, और इसी मसालियत को कायम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर की। और 1870s में अगर आप जाएं तो सर सैयद अहमद खान ही की एफर्ट्स की वजह से बहुत बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जॉन टेम्पल है,
ग्रेगरी है, स्टैचरी है, ये बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, ब्रिटिशर्स। उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटनी है उसका मुसलमान अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान जो कंसिलिएशन का रास्ता है वो सर सैयद अहमद खान ही की वजह से हमवार हुआ, और सर सैयद अहमद खान ही की वजह से मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कंसिलिएशन वाला मामला स्टार्ट हुआ, मसाले शुरू हुई। बहरहाल ये तो एक इनकी ओवरऑल सर्विस हो गई। अब मैं इनकी वन बाय वन आपको इनकी डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ में करता हूँ। सबसे पहले तो इनकी एजुकेशनल सर्विसेज हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एजुकेशनल सर्विसेज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुसलमान जो थे ना, दे वर एजुकेशनली बैकवर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, और जो हिंदू थे वो डेफिनेटली एजुकेशनली जो है वो सुपीरियर थे, बेटर थे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। जो ब्रिटिश नॉलेज था, इंग्लिश थी, और इसके अलावा साइंटिफिक नॉलेज था, मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने उसको लर्न नहीं किया। उसकी 2-3 मैं आपको रीजंस बताता हूँ। उसमें एक रीज़न तो ये थी कि मुसलमान ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश नॉलेज है, जो इंग्लिश नॉलेज है, दैट वाज सैचुरेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड दैट माइट करप्ट देयर बिलीव्स, इस्लामिक बिलीव्स। एक तो ये वजह थी कि वो जो ब्रिटिश नॉलेज है उसके अंदर ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी की तालीमात हैं, और वो इनकी इस्लामी तालीमात के हवाले से, इनको इस्लामी तालीमात के हवाले से नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी उनके अंदर ये थी कि दे कंसिडर्ड देयर नॉलेज इंफीरियर टू द ब्रिटिश नॉलेज, यानी वही समझते थे मुसलमान कि उनके पास जो इल्म है वो ब्रिटिश के जो इल्म जो दे रहे हैं, जो नॉलेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो इंग्लिश और साइंस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा सुपीरियर है। और तीसरी बात यह है कि चूंकि ब्रिटिश जो थे वो फॉरेनर्स हैं, और ये जो ब्रिटिश का निज़ाम तालीम है, एजुकेशनल सिस्टम है, वो मुसलमानों पे इम्पोज किया जा रहा है, तो मुसलमान तो पहले रूल कर रहे थे, तो वो इस चीज़ को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो इस ब्रिटिश नॉलेज को एब्जॉर्ब करें और उसको गेन करें, उसको हासिल करें। अच्छा, ये सारी जो विजन्स थी ना, ये असल में एट दैट टाइम ये वर्केबल नहीं थी, क्योंकि जो फील्ड ऑफ नॉलेज जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसको हासिल करना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी था ताकि वो कॉन्टेम्परेरी इरा के अंदर प्रोग्रेस कर सके। तो सर सैयद अहमद खान ने इन तमाम जो थॉट्स हैं, इन तमाम विजन्स के अगेंस्ट जो है ना, एक हरकुलियन फाइट जो है वो की, और अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मूवमेंट स्टार्ट की, एजुकेशनल मूवमेंट, जिसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा जाता है, और उसके ज़रिए से प्रोमोट किया एजुकेशन को। सर सैयद अहमद खान ने 1859 में मुरादाबाद के अंदर एक स्कूल कायम किया, फिर 1863 में गाज़ीपुर में एक स्कूल बनाया, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, वहाँ से साइंटिफिक गज़ट जो है वो पब्लिश किया। उसका मकसद ये था कि जितना भी साइंटिफिक वर्क हो रहा है और वो इंग्लिश के अंदर है, उसको ट्रांसलेट किया जाए पर्शियन के अंदर, और मुसलमानों में उसकी अवेयरनेस दी जाए। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने बहुत सारी मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के स्कूल्स जो हैं वो बनाए, जो मुसलमानों की एजुकेशन के लिए बनाए गए थे। 1870s के स्टार्ट में, बल्कि ये सर सैयद अहमद खान के जो बेटे थे उनको एक स्कॉलरशिप मिली 1869 में, तो वो बाहर चले गए, तो सर सैयद भी उनके साथ बाहर चले गए इंग्लैंड, और जब वो वापस आए 1870 में, तो उन्होंने अंजुमन तरक्की मुसलमानान हिंद के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका मकसद भी मुसलमानों का एजुकेशनली अपलिफ्ट करना था। अच्छा, इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ये भी 1860s के स्टार्ट में एंड में बनाया गया, और फिर 1870s में इसको एमयू कॉलेज में कन्वर्ट किया गया, और 1920 में जाके ये एमयू कॉलेज जो है ये फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एमयू कॉलेज था 1874 में,
इसका जो इनॉग्रेशन है लॉर्ड लिटन ने की थी, और ये एक समझ लें कि एक कॉर्नरस्टोन बना मुसलमानों की एजुकेशनल अपलिफ्ट के लिए। तो ये उन्होंने इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस बना के मुसलमानों को इस बात पे उभारा कि वो ब्रिटिश जो नॉलेज है, इंग्लिश है, वो सीखें, साइंस सीखें, और जो मॉडर्न नॉलेज है उसको सीखें, क्योंकि प्रोग्रेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब देखें, सर सैयद का एक स्लोगन है बड़ा ज़बरदस्त कि एजुकेट एजुकेट एजुकेट, क्योर द रूट्स, ट्री विल फ्लरिश। ठीक है। और फिर उन्होंने एक जगह पे ये बहुत ही ज़बरदस्त एक बात कही कि आई कैन सी इन फ्यूचर दैट साइंस ऑन आवर राइट हैंड एंड फिलॉसफी ऑन लेफ्ट हैंड एंड द क्राउन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह ऑन आवर हेड्स एंड वी विल रूल द होल वर्ल्ड। ये मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में साइंस होगी, एक हाथ में फलसफा होगा, और हम ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पे होगा और हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। दैट वाज इन फैक्ट के ही वाज प्रमोटिंग द मुस्लिम्स टू गेट नॉलेज अबाउट मॉडर्न चेंजेस विच आर गोइंग ऑन एट दैट टाइम। अच्छा, इसके अलावा जो सर सैयद अहमद खान का विजन था वो ये था कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशनल अपलिफ्ट ही मुसलमानों के मसाइल का बेहतरीन हल है, क्योंकि जब तक वो एजुकेशनली अपलिफ्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक ना तो वो पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ना ही वो रिलीजियस ग्राउंड्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना ही वो सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो यानी उनके लिए जो एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसकी जो बेस थी, बुनियाद थी, वो एजुकेशन थी, जिसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जा सकता है पॉलिटिक्स का और बेहतरीन सोसाइटी का। तो ये इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कंट्रीब्यूशन है। और देखें, ये सर सैयद अहमद खान की जो ये अलीगढ़ मूवमेंट है, ये एजुकेशनल बेसिकली मूवमेंट है, लेकिन इसके ना पॉलिटिकल गेन्स भी बहुत सारे हैं। पॉलिटिकली भी इसमें जो मूवमेंट ये स्टार्ट हुई, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बाद में जब पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई है तो कायद आज़म के साथ साइड बाय साइड वो खड़े हुए हैं, और कायद आज़म के साथ उन्होंने मिलकर जो इंडिपेंडेंस के लिए जो पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसमें एक बड़ा ही पिवटल और इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। इसलिए ना कायद आज़म ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट कही थी कि अलीगढ़ इज़ द आर्सनल ऑफ पाकिस्तान, यानी अलीगढ़ जो है वो पाकिस्तान का असला खाना है। यानी हमारे यहाँ पे इसमें इस इदारे के अंदर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बड़ा पिवटल इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले किया है पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से। तो ये एजुकेशनल सर्विसेज हमने सम अप की हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी ना रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर भी मैं बात करूँ सर सैयद की। देखिए, रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो उस वक्त 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त हुई, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे और जो उनका रिलीजन क्रिश्चियनिटी था उसको उन्होंने प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया, और उसकी प्रोपेगेशन में उन्होंने फोर्सिबल कन्वर्जन भी करना शुरू कर दी। हिंदूज और मुस्लिम्स को फोर्सिबली वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ला रहे थे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने डिफरेंट जो इस्लाम है, हिंदुइज्म है, उसको मिलाइन भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उस वक्त का एक ब्रिटिश का राइटर है बड़ा फेमस, सर विलियम म्योर, उसने एक बुक लिखी द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से कुछ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स जो है वो दिए। तो अब सर सैयद अहमद खान जो थे, जब वो इंग्लैंड गए उधर अपने बेटे के साथ, जब उसको स्कॉलरशिप मिली, तो वहीं पे एक इंग्लिश स्कॉलर था सर जॉन डेवनपोर्ट, उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी एन अपॉलजी टू मुहम्मद एंड मुहम्मदन्स, और ये किताब सर जॉन डेवनपोर्ट ने सर विलियम म्योर की किताब के जवाब में लिखी थी। यानी उस किताब के अंदर कंपनसेट करने की कोशिश की गई थी जो विलियम म्योर ने रिमार्क्स दिए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से, उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जॉन डेवनपोर्ट ने। तो सर सैयद ने वो किताब को ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ला के उसको पब्लिश किया। लेकिन उन्होंने
इस चीज़ को एनालाइज किया कि वो किताब नाकाफ़ी थी, जो रिमार्क्स दिए थे विलियम म्योर ने उसको जवाब देने के लिए, तो फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, द एसेज ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो बुक थी, इस बुक का पर्पज़ ये था कि वो उसके जो रिमार्क्स, ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स हैं, उनको एक प्रॉपर एविडेंसेस के साथ उनको जो है उसका जवाब दिया जा सके। तो ये एक उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अलबत्ता सर सैयद के हवाले से उनकी जो कुछ रिलीजियस आइडियाज़ थे उसके ऊपर कुछ जो है ना कन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ रिलीजियस आइडियाज़ उनके इस तरह थे कि जिनके ऊपर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो उससे इख्तलाफ भी करते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि उनका एक विज़न था कि वो हर चीज़ को फिज़िकल लॉज के साथ कंपेयर करना चाहते थे, साइंस और फिज़िकल लॉज की कॉन्टेक्स्ट में देखते थे, और उनकी एक रैशनल अप्रोच जो वो अप्लाई करना चाह रहे थे, जो कुछ जगहों पे काबिल एतराज़ भी थी। अच्छा, इनकी कुछ और मज़ीद जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उसमें उन्होंने एक कमेंट्री ऑन बाइबल ताबीनुल कलाम के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें बाइबल के ऊपर कमेंट्री लिखी। इसी तरह उन्होंने कुरान करीम की एक तफसीर भी लिखी, 7 वॉल्यूम 7 किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने कुरान करीम की तफसीर जो है वो लिखी। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अहकाम ताम अहलुल किताब के नाम से एक किताब थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को असल में ये बताया कि चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस थे, तो उन्होंने ये उनको बताया कि जो मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस ये दोनों अहले किताब हैं और ये दोनों आपस में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि जो क्रिश्चियंस हैं दे आर क्लोजर टू द मुस्लिम्स एज कम्पेयर टू द हिंदूज। ठीक है, तो उन्होंने इस किताब में के जरिए असल में कंसिलिएशन, मसालहत करवाने की कोशिश की हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। फिर उनकी एक किताब बड़ी ज़बरदस्त है, राह सुन्नत व रद्द बिद्दत, जिसमें उन्होंने सुन्नत की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और बिदआत के को जो है क्रिटिसाइज़ किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो ये भी उनकी बड़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा उनकी एक बुक है कलमातुल हक, ठीक है, ये भी रिलीजन के हवाले से है। तो रिलीजियस सर्विसेज उनकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ एक डिस्कशन है, जैसे मैंने बताया कि स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं कुछ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रखते हैं, और उसकी रीज़न यही है कि वो हर चीज़ को फिजिकल लॉज के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे थे। बहरहाल ही वॉज नॉट ए रिलीजियस स्कॉलर, वो एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं थे, वो एक ऐसे पॉलिटिशियन कह लें या ऐसे रिफॉर्मर थे जो इनफैक्ट मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान एक कंसिलिएशन कायम करना चाहते थे, ताकि मुसलमानों के लिए जो मसाइल हैं वो कम से कम हों और फ्यूचर में मुसलमान जो है वो फ्लरिश कर सके, प्रोग्रेस कर सकें। अच्छा, अगर सर सैयद अहमद खान के पॉलिटिकल विजन पे आप जाएं तो पॉलिटिकली विजन में सर सैयद की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक्टिव पॉलिटिक्स से शुरू में मना किया कि आप कांग्रेस को ज्वाइन ना करें, आप एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। द रीज़न वॉज दैट कि उनको ये पता था कि मुसलमान इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और हिंदूज जो हैं वो इकोनॉमिकली भी और जो है वो एजुकेशनली भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो मुसलमान सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी एफर्ट ये थी कि मुसलमान सबसे पहले अपने आप को एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा लें। ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उन्होंने एक रिसाला है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक है ना, जिसको कहते हैं असबाब बगावत हिंद, ठीक है ना, उर्दू में हम उसको ये कहते हैं। वो किताब लिखी, उसकी कॉपीज़ करवाई और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भेजा। 500 से ज़्यादा कॉपीज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी। उस किताब के अंदर उन्होंने यही लिखा कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम्स नहीं है, बल्कि उसकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, यानी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं अगेंस्ट दी रेजिडेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से जो हिंदू थे और मुसलमान थे उनके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हुई, एक गुस्सा पैदा हुआ और उस गुस्से का इजहार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की सूरत में उन्होंने किया।
तो ये एक उनकी एफर्ट थी ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बावर करवा सकें कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये इनफैक्ट खाली मुसलमानों ने नहीं की, हिंदूज भी शामिल थे और इसमें इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैटलिस्ट थी इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। तो इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने डेमोक्रेसी जो है उसके कॉन्सेप्ट को शुरू में जो है वो डिनाउंस किया। डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के वो हक में शुरू में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट था डेमोक्रेसी का वो इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया के अंदर तो वर्केबल था, यहाँ पे वर्केबल नहीं था क्योंकि बरतानिया में एक ही कौम रहती थी, एक जैसे लोग थे, इक्वल थे और डेफिनेटली उनके लिए इक्वल राइट्स भी थे और वो उनका जो वोट था उसकी एक अहमियत थी बराबर। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रह रही थी और वो कम्युनिटीज़ के अंदर एक बहुत फ़र्क था और ख़ास तौर पे मुसलमान जो थे वो बैकवर्ड भी थे उस वक़्त। तो वो इस चीज़ के हक में नहीं थे कि वो जो ब्रिटिश का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो यहाँ पे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। तो शुरू में उन्होंने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को जो है वो भी निगेट किया और कंपेटिटिव एग्जाम्स को भी निगेट किया क्योंकि ही नो वेरी वेल कि मुसलमान इस वक्त जो हैं वो बैकवर्ड हैं। तो ये तो उनकी यानी एक पॉलिटिकल विजन थी। अच्छा, इसके अलावा ना उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुरू में वो यूनियनिस्ट थे, यानी वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक कोटेशन है कि द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स आर द टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड, द इंजरी ऑफ वन आई वुड मेक द ब्राइड अगली। लेकिन लेटर ऑन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की वजह से सर सैयद का माइंडसेट चेंज हुआ। उन्होंने फिर जो यूनियनिस्ट अप्रोच थी उसको तर्क किया और उन्होंने मुसलमानों के लिए उनको एक अलग कौम समझना शुरू किया। सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए वर्ड इस्तेमाल किया, माई पीपल, माई नेशन। ठीक है, तो ये जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं इसकी वजह से सर सैयद अहमद खान को हम बोलते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। उनको हम टू नेशन थ्योरी का फाउंडर कंसिडर करते हैं। ऑल्दो कि उन्होंने कोई इस तरह का टू नेशन थ्योरी का एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन वो मुसलमानों को एक अलग कौम ही कंसिडर कर रहे थे। जो उनकी सर्विसेज हैं वो ये बता रही हैं। तो उनका विजन चेंज हुआ और उन्होंने मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए भी बड़ी एफर्ट्स की और डेफिनेटली उसके बाद उनका जो इदारा है उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह सर सैयद अहमद खान की कुछ सोशल सर्विसेज भी हैं। उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर कुछ किताबों की ट्रांसलेशन की, असारुस सनादीद है, बिल्डिंग्स के हवाले से कुछ किताबें लिखी, कुछ सोशल डेकोरम के हवाले से डिस्कशंस की कि सब कॉन्टिनेंट का सोशल डेकोरम क्या है, तो उसके जहांगीरी उसके हवाले से उसकी ट्रांसलेशंस वगैरह की। सब कॉन्टिनेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उसको फोकस करने की कोशिश की और सोसाइटी के अंदर जो नेगेटिव ट्रेंड्स थे उनको एलिमिनेट करने की एफर्ट की। ठीक है जी, तो ये इनकी जो है वो एफर्ट्स हैं। तो सर सैयद अहमद खान की एफर्ट्स जो हैं वो बड़ी रिमार्केबल हैं और हम ये कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त जो विजन दिया ना, दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम। उस वक्त चूंकि द मुस्लिम्स वर एट द लोएस्ट एब ऑफ देयर लाइफ्स, वो बहुत ज़्यादा डीजनरेसी की तरफ जा रहे थे, डीजनरेट हो रहे थे, नीचे जा रहे थे इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली। तो और बहुत ज़्यादा वो स्नब हो रहे थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान की जो एफर्ट्स हैं, ह्यूमन सर्विसेज उसको हम कहेंगे, उसकी वजह से जो उनका इमेज था, जो उनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ था, स्टिग्मा ऑफ डिसलॉयल्टी, सर सैयद ने उस स्टिग्मा ऑफ डिसलॉयल्टी को रिमूव किया और नियर फ्यूचर में मुसलमान जो थे उन्होंने फिर अपने आप को कंपोज किया, एजुकेशनल बेसिस के ऊपर कंपोज किया। उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ उन्होंने हासिल की और डेफिनेटली फिर पाकिस्तान मूवमेंट के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर लिया।
तो सर सैयद की एज ए रिफॉर्मर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो अनफॉरगेटेबल हैं, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव और प्रेस बढ़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर सैयद अहमद ख़ान। बाकी ये एक मतलब टॉपिक जो है इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और उसमें यही जो डायमेंशंस मैंने डिस्कस किए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस थी, और मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर व्यू पॉइंट से या जनरल नॉलेज के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। आई होप सो कि आप इस लेक्चर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।